So today we are going to start lines and angles. Okay. So first we will discuss the basic definitions of lines and angles. और आज हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले lines and angles की बेसिक चीज़ों को. तो बेसिक चीज़ों में हम स्टार्ट करते हैं lines and angles में है क्या. जैसे कि हमें पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और लाइन क्या होता है, और इनको डिनोट कैसे करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि ए भी एक लाइन सेगमेंट है तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स होंगे. क्या होंगे इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ एंडिंग होगी या फिक्स्ड हमारा इसका मेजरमेंट होगा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या कुछ भी. लेकिन अगर मैं बोलूँ एंड पॉइंट केवल सिंगल है और एरो एक तरफ जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रे. अगर मैं इसको डिनोट करूँ तो इस तरीके से रे के सिंबल को मैं शो कर सकती हूँ. वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि कोई लाइन है, मतलब इसको हम इधर पे भी कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं और यहाँ भी कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो वी कैन डिनोट इट लाइक दिस. इस तरीके से हम एक लाइन को शो कर सकते हैं. तो दिस इज लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लाइंस एंड एंगल्स ही पढ़ रहे हैं अभी, तो ये तो हमने देखा लाइन सेगमेंट रे कैसे होते हैं. नाउ वी आर ऑल्सो डीलिंग विद एंगल्स. तो यहाँ पर लाइंस के बाद हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है ना. उससे पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जब मैं पॉइंट्स की बात करती हूँ क्या हो रहा है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स मिलकर या पॉइंट्स जो होते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट्स है. ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो इन पॉइंट्स को क्या बोलूँगी मैं, कोलिनियर. क्या बोलूँगी, कोलिनियर. सिंगल लाइन में लाई करने वाले पॉइंट. ये मल्टीपल पॉइंट सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं तो मैं इन पॉइंट्स को बोलूँगी कोलिनियर. व्हाट आई विल कॉल देम, कोलिनियर. ठीक है ना. तो ये हमारे हो गए कोलिनियर पॉइंट्स. इसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात मैं करूँ तो मैं बात करूँगी एंगल्स की. सभी को पता है टाइप्स ऑफ एंगल्स टोटल 6 होते हैं. स्टिल हम इसको रिकॉल करते हैं और देखते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले हमारे एंगल जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल. सभी को पता है एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से क्या होता है, कम. 90 डिग्री से क्या होता है, कम. तो यहाँ पर 90 डिग्री से जितने भी एंगल्स लेस होंगे, छोटे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल. लेस देन 90 डिग्री. अगर मैं बोलूँगी इक्वल टू 90 डिग्री कोई एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू 90 डिग्री है तो वो हो जाएगा हमारा राइट एंगल. व्हाट वी विल कॉल देम, राइट एंगल. ये हमारा हो गया एक्यूट एंगल, ये हमारा हो गया राइट एंगल. अगर मैंने बोला कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वी विल कॉल देम ऑब्ट्यूज एंगल. क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है ना. हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट जो होते हैं वो होता है हमारा, एक तो होता है लीनियर एंगल जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. ऑल्सो स्ट्रेट एंगल और लीनियर एंगल. तो लीनियर एंगल का सम करेक्ट कितना होता है, 180 डिग्री. करेक्ट कितना होता है, 180 डिग्री का वो एंगल होता है. पूरी लाइन फॉर्म हो जाती है, इस कारण से हम उसे लीनियर एंगल और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं. वहीं पर अगर मैं 180 डिग्री से थोड़ा आगे बढ़ूँ तो एंगल जो होने लगता है वो इन्वर्ट होने लगता है, यानी उल्टा होने लगता है, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है. क्या करने लगता है, रिफ्लेक्ट. तो उस एंगल को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल. और फाइनली जब ये एंगल पूरी डिग्री कंप्लीट करके पूरा सर्कुलेट करके वापस एक पॉइंट पर आ जाता है जहाँ से शुरू किया था और इस तरीके का कुछ बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है एक के ऊपर एक, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंप्लीट एंगल. क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल. नाउ एंगल इज कंप्लीट और उसने 360 डिग्री का रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया. ठीक है. ये तो होगा हमारे 6 तरीके के एंगल्स जो सभी को पता है, हमने रिकॉल कर लिए. नाउ हमें पता है ये भी, फिर भी हम रिकॉल करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो सम करते हैं अप टू 90 डिग्री. यानी कि अगर मैं बोलूं कि आई एम हैविंग 45 डिग्री और 45 डिग्री, मेरे पास ये दोनों क्या है, 45 डिग्री के दो एंगल्स हैं. मैं बोलूँगी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स. यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर. तो ये कैसे एंगल हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वहीं पर अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूंगी तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होंगे जिनका सम एक दूसरे के को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री. कितना होने वाला है, 180 डिग्री. तो इस तरीके से ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री और जिनका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. ठीक है ना. इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट्स है डिस्कस करने के लिए वो कैसे हैं,
लाइंस किस तरीके से बिहेव करती हैं? लाइंस कुड बी बिहेव इन 3 डिफरेंट वेज। वो 3 डिफरेंट तरीके क्या हैं? मान लीजिए कोई 2 लाइंस है, मैं 2 लाइंस की बात कर रही हूँ। हो सकता है 2 लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करे, किसी एक सिंगल पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करे। हो सकता है वो दोनों लाइंस आपस में कभी मीट ही ना करें और वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। लाइंस इसी तरीके से बिहेव करेंगी। और हो सकता है वो लाइन जो हो एक दूसरे को कोइंसाइड करें, यानी एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से लाई करें, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो लाइन में 3 तरीके से बिहेव कर रही है। या तो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है यानी कोइंसाइड कर रही है, दूसरा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और तीसरा हमने देखा कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ये लाइंस के बिहेवियर हो गए ना। अब मैं देखती हूँ कि लाइन में जब आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है, अभी तो मैं जब लाइंस की पैरेलल होने की बात करूंगी तो दे आर नॉट हैविंग एनी रिलेशन विद ईच अदर। पैरेलल है भाई, कभी नहीं मिलने वाली है, ना मिल रही हैं, तो दे आर नॉट हैविंग रिलेशन विद ईच अदर इन दिस केस, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर है, ना मिल रही है, तो क्या लेना देना एक दूसरे से। तो इस केस में ये लाइंस पैरेलल हैं। अब मैं अगर बोलूं कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही मींस दे आर हैविंग सम रिलेशन। क्या है उनका? कोई रिलेशन है आपस में, क्योंकि वो एक पॉइंट पर मीट कर रही है। किस तरीके का रिलेशन शो कर रही है ये? एंगल वाइज अगर मैं देखूं तो, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, वहीं पर एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक एंगल जस्ट सामने फॉर्म हो रहा है, तो जब 2 लाइंस आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो मैं ये बोलूँगी कि एक पॉइंट, एक वर्टेक्स, एक पॉइंट जहाँ पर ये मीट कर रही हैं, उसके आमने सामने जो एंगल्स होंगे उन्हें मैं बोलूँगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलूँगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि आमने सामने, एक वर्टेक्स के जस्ट आमने सामने वर्टिकली, वर्टिकली यानी कि ऐसे में हम यही बोलते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये होता है लेड आउट। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल। सो वी विल कॉल देम। अगर मान लीजिए आपके पास, आपको इस तरीके का कोई सिचुएशन दिया जाता है और इधर पर लिखा है 70 डिग्री, तो आप क्या बोल सकते हैं? दिस विल ऑल्सो बी 70 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या लिखेंगे रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दिया है तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये भी उतना ही होगा, राइट। सो दीज आर द बेसिक्स। अब और क्या है बेसिक्स हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम अभी पूरे बेसिक्स देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के, ठीक है ना। आफ्टर दीज बेसिक्स व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो किसी भी तरीके का एमसीक्यू जो है वो हम कर सकते हैं, किसी भी तरीके के एमसीक्यूज क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट आंसर पर टिक लगा सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपके पास ये लीनियर एंगल है, ठीक है। क्या है ये? लीनियर एंगल। हमें मालूम है कि एक एंगल जो होता है वो 2 रेज से कॉन्स्टिट्यूट करता है, 2 रेज में से एक एंगल सबटेंड होता है। तो ये हमारा एक लीनियर एंगल बना 180 डिग्री का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक रे है, वो रे इमर्ज कर रही है इसके बाहर इस तरीके से, ठीक है ना। अभी भी ये है तो लीनियर एंगल पूरा लाइन पे बन रहा है, बट एक रे आई और उस रे ने, मान लीजिए बर्थडे केक हुआ पूरा, और बर्थडे केक को ऐसे स्लाइस में किसी ने काट दिया, ठीक है ना। स्टिल एक पीस भी अगर मैंने उसका निकाला या वो पीस वहीं छोड़ दिया काट के, ये कटिंग जो है इसको मैंने वहीं छोड़ दिया, रहने तो वो उसका ही हिस्सा वाला है। तो सेम इसी के साथ हो रहा है। अगर ये 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल है और एक रे इसके थ्रू पास हो रही है, तो भी ये रहने तो 180 डिग्री वाला है पूरा का पूरा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मान लीजिए ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ x + y क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। ये रहने तो लीनियर पेयर वाला है। अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी बगल में? लीनियर पेयर। क्या लिखूंगी? लीनियर पेयर। मैं आपको ये सब रीजंस बता रही हूँ कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो आपको ब्रैकेट में क्या क्या रीजंस लिखने हैं और वो क्यों लिखने हैं। तो ये इस तरीके से क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर। अभी तो मान लीजिए एक ही रे पास हो रही है, अब मान लीजिए यहाँ से 2 रेज इमर्ज हो रही है, अब मान लीजिए यहाँ से 2 रेज इमर्ज हो रही है, स्टिल कंडीशन इज नॉट चेंज। आप देखेंगे कि यार ये तो लाइन है और लाइन पे एक एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, और उसमें से रेज इमर्ज हो रही है। तो आप मान लीजिए x है, ये y है और ये z है, तो आप यहाँ पर एक और बढ़ गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे आप, वही लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। सेम
तो ये आपका रीजनिंग होगी यहाँ पर, इससे आप डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना पूरा। अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको देख के पहचानना है कि एक लाइन बनी हुई है तो 180 डिग्री का एंगल ही है। ठीक है, आपको उन्होंने नहीं बोला है अपनी साइड से, बट दे हैव गिवन यू, इस तरीके से उन्होंने बोला है कि आपके पास एक लाइन है एक्स वाई और उस पर से एक रे प्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम है आर। एक रे प्रोड्यूस हो रही है जिसका नाम है आर और इसको नाम दे दिया ओ। ठीक है, अब उन्होंने आपको यहाँ पर एंगल दिया है, मान लीजिए इन्होंने आपको दिया है यहाँ पर एंगल 80 डिग्री। कितना दिया? 80 डिग्री। उन्होंने आपसे बोला है कि आपके पास आर ओ वाई है, जिस एंगल की मैं बात कर रही हूँ वो क्या है? आर ओ वाई। अब आपको फाइंड क्या करना है? आर ओ एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? आर ओ एक्स। ध्यान रखिए मैं आर ओ वाई बोल रही हूँ, यानी कि मैं एंगल ओ की बात कर रही हूँ। जो सेंटर में लिखते हैं हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। अब आप देखिए मैं क्या लिख रही हूँ? आर ओ एक्स, क्योंकि मुझे पता है ये आर ओ वाई और ये आर ओ एक्स दोनों को मिला दूंगी तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। और बगल में मैं रीजन क्या लिखूंगी? बाय लीनियर पेयर। क्या लिखूंगी मैं? बाय लीनियर पेयर। इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? ठीक है, अब देखिए ओ दो बार रिपीट हो रहा है, यानी ओ ब्रेक हुआ था, यानी ओ ब्रेक हुआ था। ठीक है ना, ये डीप में अगर हम जाए थोड़ा सा, नहीं तो सिंपल सी ये चीज समझ में, लीनियर पेयर। अब मुझे मालूम है कि जो आर ओ एक्स है वो कितना है? 80 डिग्री। तो मैं आर ओ वाई को बगल में एंगल का साइन भी लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो मैं एंगल आर ओ एक्स को ऐसा का ऐसा छोड़ दूँ। आर ओ एक्स को मैंने ऐसा का ऐसा छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे नहीं पता, मुझे उसको पता लगाना है। और मैं एंगल आर ओ वाई की जगह क्या रख दूँ? 80 डिग्री। क्या रख दूँ? 80 डिग्री। और यहाँ पर 180 डिग्री है, तो ये आर ओ एक्स यहाँ रह जाएगा और क्योंकि 80 डिग्री प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हुआ? 100 डिग्री। तो मुझे इसका मेजरमेंट मिल गया 100 डिग्री। ठीक है, ऐसे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर इसको फाइंड आउट किया? बाय लीनियर पेयर। क्या फाइंड आउट किया? प्रॉपर्टी लगाकर बाय लीनियर पेयर। दिस इज क्लियर। नाउ आफ्टर दिस, ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया लीनियर पेयर का कंसेप्ट, जो कि हमें इसमें लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस. Now we are having one another property which is called as angle sum property. Which is called as angle sum property. What it is? Actually, you all know that we are having a triangle. अब जैसे कि मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे अगर पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन में हो तो कैसे पॉइंट्स कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कोलिनियर. क्या कहलाते हैं? कोलिनियर. अब कोई भी पॉइंट कोलिनियर है यानी एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो कभी भी उनमें हाइट तो होगी नहीं. यू विल नॉट हैव एनी हाइट इन इट, है ना. अगर हाइट नहीं होगी तो ट्राइंगल कभी फॉर्म नहीं होने वाला है. तो कभी भी अगर आपको ट्राइंगल फॉर्म होने की बात करनी है तो पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर. कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर. ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो एक ही लाइन में लाए ना करें. एक ही लाइन में लाए ना करें. ठीक है ना. तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में एक साथ लाए ना करें. तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे अलग अलग, तो हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर. अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो ट्रायंगल नहीं है, तो इस हिसाब से ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो 0 हो जाएगा. ठीक है ना. वेल लीव इट, कम हियर. ये समझ में आया कि हमारे पास एक ट्रायंगल होने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए जो एक ही लाइन में कोलिनियर यानी एक ही लाइन में ना हो. नॉन कोलिनियर, नॉन मतलब नहीं होने चाहिए और कोलिनियर यानी एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए तीनों पॉइंट्स. तो ये हमें एक ट्रायंगल मिल गया. ये तो हमारी एक बेसिक सी बात हो गई जो कि हमें आगे यानी कि हमें काम आएगी कहाँ पर? क्लास 10th में बहुत काम आएगी. ठीक है ना. और ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है हमें क्लियर होंगे तो हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे रीजनिंग बेसिस पर पूछ लें. अभी यहाँ पर हम बात करें, हमें सभी को पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं. एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. अब इसी को हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में मुझे ये एंगल दे दिया गया है 80 डिग्री और दूसरा एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री. तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ. और वो तीसरा एंगल मैं कैसे निकाल लूंगी? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. मैं यहाँ पर लिखूंगी कि एंगल 80 प्लस 60 डिग्री मतलब 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इसको मैं x मान लूँ प्लस x इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री. और बगल में रीजन क्या लिखूंगी मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या लिखूंगी?
angle sum property. Why I am writing angle sum property? Because I am dealing with a triangle. With a triangle. एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं और वो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं. फाइन, तभी हम उसे ट्राइंगल बोलते हैं. दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है ना. तो ये हो गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज. आइए अब हम दो पैरेलल लाइंस को समझते हैं कि दो पैरेलल लाइंस एक्चुअली होती कैसे हैं और उनमें रिलेशन कैसे फॉर्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अभी हमने देखा कि मान लीजिए कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या रिलेशन बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, राइट. बट अगर मान लीजिए वही लाइन जो है पैरेलल है तो हाउ कुड यू फॉर्म अ रिलेशन अमंग देम, तो वो हमें देखना है. मान लीजिए दो लाइंस जो है वो क्या है? पैरेलल टू ईच अदर. नाउ हाउ कुड a relation will be formed among both the lines using a transversal. अब ये जो ट्रांसवर्सल है एक्चुअली क्या है? ये जो ट्रांसवर्सल है एक्चुअली ये क्या करेगी? What this transversal will do? Just passing along. ठीक है ना. ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है? इन दोनों लाइंस के थ्रू पास हो रही है. ट्रांसवर्सल ये क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस के अलोंग क्या हो रही है? पास हो रही है. Now what we are going to do is हम स्टार्ट करते हैं. Start from there. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Right? इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना. I have to see various relations among angles. किस किस तरीके के एंगल हैं और कैसे कैसे हैं ये हम देखेंगे यहाँ पर. Let's start. सबसे पहले मैं देखती हूँ, मैं मान लीजिए बीच में कुछ भी नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ और ये मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी ऊपर से ये जा रही है और ये लिखा है 4 और ये लिखा है 1. हटा दिया सारा पोर्शन. अब नीचे वाली लाइन को मैं यहाँ पर बना रही हूँ इस तरीके से. ये जो रे है ये क्या हो रही है? ये जो रे है ऊपर की तरफ है एक रे. इधर पे लिखा है मैंने क्या? 8 और इधर पे लिखा है 5. बाकी नीचे का पोर्शन हटा दिया और इस पर भी नीचे का पोर्शन हटा दिया. ठीक है ना. अब आप देखिए एंगल 4 की पोजीशन जो इसके पास है, जो इधर पर इस वाले एरिया में एंगल 4 की पोजीशन है वही यहाँ पर एंगल 8 की पोजीशन है. तो इस हिसाब से मैं इन दोनों को बोल सकती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो कि सेम जगह पर सेम प्लेस सब्स्टिट्यूट करते हैं. सेम जो प्लेस इसकी है यहाँ पर वही प्लेस दूसरे रे में इसकी है. इस तरीके के एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या कहलाते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है. क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग. ऐसे एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग है. मींस दे पॉजेस द सेम पोजीशन सेम है उनकी. तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है ना. तो ये कौन सा एंगल्स हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. अब मान लीजिए कि हम इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा दूसरी बात करते हैं कि अब क्या हो रहा है. चलिए लेट्स स्टार्ट. ये तो हो गए बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स की. करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स की. व्हाट आर इंटीरियर एंगल्स एंड व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स. तो जब मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर. तो जब मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूंगी तो इस पूरे डायग्राम में अंदर का पोर्शन ये है, राइट. अंदर का पोर्शन क्या है? ये. तो बाहर का पोर्शन ये है. इस पूरे डायग्राम में ये कौन सा पोर्शन है? अंदर का. और ये कौन सा पोर्शन है? बाहर का. तो अगर मैं बोलूँ इंटीरियर एंगल तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो है एक इंटीरियर एंगल, तो ये समझ में आया कि हमारे 3, 2 और इसमें 8, 5 ये इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है ना. ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं. नाउ व्हाट आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ओके. सो ये होगा इंटीरियर एंगल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ये इंटीरियर तो है पर अल्टरनेट कौन से? 3 and 5. कौन से? 3 and 5. यानी ऑड का पेयर बन रहा है. किसका पेयर बन रहा है? ऑड. 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है. तो यहाँ पर मैं जब 3 की बात करूँगी और 5 की बात करूँगी, दे आर इंटीरियर. इंटीरियर है यानी अंदर की तरफ है और साथ में अल्टरनेट है. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो गए. ठीक है. अब दूसरे अल्टरनेट
पेयर कौन सा है? 2 and 8। कौन सा है? 2 and 8। ठीक है, तो 2 and 8 इवन का पेयर बन गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कम हियर एक्सटीरियर एंगल पर अल्टरनेट एक्सटीरियर। कौन सा? अल्टरनेट। ठीक है, तो 4 और 6 एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ है और अल्टरनेट है, तो 4 और 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया एंड 1 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। दिस इज क्लियर? फाइन। अब यहाँ पर इनकी बात करूँ मैं 3 and 8, ये हमारे क्या है? 3 और 8 की बात करूँ 2 और 5